अब्दुल्ला ये लाइन तो आप वैसे भी लिख ही रहे हो, तो जो आपके आइजा की रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसमें तो आप ऐसे, उसमें आप वैसे ही लिख रहे होते कि मिस स्टेटमेंट आर मटेरियल इफ इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट वुड अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द एफएस, तो वो तो हम वैसे ही लिख रहे होते हैं। आमिश मॉक में रिपोर्टिंग का क्वेश्चन इसलिए नहीं आया बिकॉज 100 मार्क्स का पर्चा पूरा हो चुका था, तो हम एक और मॉक बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें रिपोर्टिंग और कोड ऑफ एथिक्स कर लेंगे। आमिश ऐसा हो सकता है कि आपने कोई फ्रॉड किया है, आपने कोई फ्रॉड किया है और उसका इम्पैक्ट क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आता। फॉर एग्जांपल आप आप एक परचेज मैनेजर हो और एज अ परचेज मैनेजर लेट से आप सप्लायर से एक परचेज कर रहे हो, और सप्लायर से कितने की परचेज कर रहे हो, सप्लायर से आप 100 रुपए की परचेज कर रहे हो, और आप सप्लायर के साथ मिलकर एक थेफ्ट करते हो और एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करते हो, और इस तरीके से करते हो कि ठीक है यार मैं आपको अपॉइंट करूंगा, मैं आपसे माल खरीदूंगा, 100 रुपए का माल, जितने रुपए का माल आपसे खरीदूंगा 10% कमीशन आपको मुझे ट्रांसफर करना है। ये 10% कमीशन आप लेके गए प्यारे बच्चे, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यार थोड़ा सा हल्का हाथ रखें भाई, मुझे थोड़ा सा ब्रीड भी करने देना। सर सब्सटैंटिव में फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर अगर पूछे केस स्टडी में, तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक कैसे लिख सकते हैं? देखिए ज्यादा से ज्यादा आप स्पेसिफिक कैसे लिख सकते हैं, जो आपका सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स इन वजह से रीजनेबल हो सकती है, इनको ऐसे वेरीफाई किया जा सकता है। इसी तरीके से आपके पास एक प्रोसीजर आता है सब्सिक्वेंट इवेंट का, तो सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर भी आप बड़ा स्पेसिफिक केस टू केस स्टडी बेसिस पे लिख सकते हैं। सुभाष यहां तक क्लियर है? अच्छा आमिश देखें मेरी बात सुनिएगा, ऑडिटर के लिए फ्रॉड वो वाले रेलिवेंट है जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर किसी फ्रॉड का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है तो वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। अगर आप आइजा 240 की हेडिंग देखें, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चूंकि ये वाला जो केस मैंने आपसे डिस्कस करा, इस केस का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ही नहीं मेरा प्यारा बच्चा, तो इसका मतलब है ये मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। हारून साहब कह रहे हैं सर अगर रिपोर्ट साइन कर दी आपने उसके बाद आग लग गई, इसकी वजह से डिस्क्लोजर देंगे इस एफएस में, मतलब अमेंड करेंगे एफएस एस फायर रिपोर्ट साइन के बाद लगी है। देखें यार ये एक चीज सुन लें और दो सी आप भी सुन लो जो आपका कमेंट था। देखें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो चुके हैं लेट से, अगर एफएस इश्यू हो चुके हैं और उसके बाद एक इवेंट होता है, तो आप आइजा 560 को गौर से देखें। आइजा 560 आपसे कहता क्या है? डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मैनेजमेंट से मैटर डिस्कस कर लें। जहां आपने मैनेजमेंट डिस्कस करा उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है? डिटरमाइन वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट। ये जो बात है डिटरमाइन वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट, ये हमने क्लास में भी डिस्कस करा था कि आपने ये देखना होगा कि भाई आप ये डिटरमाइन करें कि क्या एफएस में अमेंडमेंट होनी चाहिए। अगर लोकल लॉज एंड रेगुलेशन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते और आपको कहते हैं कि भाई आप एफएस अमेंड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और फिर आगे तभी वो कहता है इफ यस, इफ का मतलब कि हाँ अगर अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो इसका मतलब है इस इवेंट को भी आप एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट कैसे करेंगे? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इवेंट एडजस्टिंग एंड नॉट है। अगर आग लगी है तो अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी है तो एफएस अमेंड होंगे, और एफएस में अमेंडमेंट क्या होगी भाई? इसका डिस्क्लोजर जाएगा। इट मींस एफएस अब इस सूरत में अमेंड हो जाएंगे कि आपको एफएस में एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तभी हम ये लाइन लिखते हैं डिटरमाइन वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट। और अगर इसका आंसर नो आ जाए कि नहीं यार एफएस अमेंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज एफएस इश्यू हो चुके हैं, लोकल लॉज एंड रेगुलेशन आपको मना करते हैं, या फॉर एग्जांपल क्वार्टरली अकाउंट्स इश्यू हो चुके हैं और अगले क्वार्टरली अकाउंट्स में हम ऑलरेडी शेयर होल्डर को बता चुके हैं, तो वापस से पिछले का एफएस रीस्टार्ट करके क्या बताऊं मैं? तब अमेंडमेंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? हसन इसके ऊपर एक पूरी वीडियो आएगी मेरा प्यारा बच्चा।
सर गोइंग कंसर्न सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट। देखें इसके ऊपर मुझे आप 2 मिनट दें, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़े से 2 मिनट दें। एक चीज समझने की कोशिश करें। आपका ईयर एंड है 30 जून 2018। प्यारे बच्चों आपका ईयर एंड है 30 जून 2022। लेट से 30 जून 2022 आपका ईयर एंड है, और फॉर एग्जांपल जुलाई में आके आपके फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी में आग लग जाती है, और ये आपका इकलौता प्लांट एंड मशीनरी था, ये आपका इकलौता प्लांट एंड मशीनरी था। और मजे की बात, अच्छा अब दो चीजें हो सकती हैं, इकलौता प्लांट एंड मशीनरी था। अब यहाँ पे मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूँ। पहला सिनेरियो मैं आपके सामने येलो से लिखता हूँ, इंश्योर्ड है, ठीक है। पहला सिनेरियो या तो इंश्योर्ड होगा, दूसरा सिनेरियो या इंश्योर्ड नहीं होगा। अच्छा, अगर तो ये प्लांट आपका इंश्योर्ड है, मुझे एक बात बताएं कि कंपनी बंद करेगी? कंपनी कहेगी यार मैं एंड तक लड़ूंगी, तो ना मैं इंश्योरेंस वाले से पैसा रिकवर करने की कोशिश तो करूंगी, हाँ उसके बाद बंद करना होगा देखा जाएगा, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी, मैं क्यों ऐसी कंपनी बंद कर दूं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अगर इंश्योर्ड है तो यहाँ पे एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर जाती है कि पता नहीं इंश्योरेंस से पैसा आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब चूंकि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर जाती है, तो मुझे बताएं IS-1 क्या कहता है, आपसे जल्दी से बता दें IS-1 क्या कहता है। एफएस किस बेसिस पे प्रिपेयर्ड होंगे? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। और एफएस में क्या चला जाएगा? डिस्क्लोजर। इसका मतलब है अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं एक टेक्निकली आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी तस्वुर करें, अगर आप इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी, हालांकि है नहीं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये है कौन सा इवेंट? एडजस्टिंग। लेकिन अगर मैं इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी तस्वर करूं तो एफएस में क्या जाना चाहिए? और मैनेजमेंट अभी भी क्या दे रही है? डिस्क्लोजर। विन विन सिचुएशन है आपके लिए, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। मसला कब आएगा? ये जो मैं अब आपको यहां से पेन चेंज कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि अगर इंश्योर्ड नहीं है, और इंश्योर्ड नहीं है, मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि भाई हम कंपनी क्या करने जा रहे हैं? बंद करने जा रहे हैं। बंद करने का मतलब हम कंपनी अब क्या करने जा रहे हैं? लिक्विडेट करने जा रहे हैं। अब चूंकि कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, तो IS-1 क्या कहता है? IS-1 कहता है सिर्फ डिस्क्लोजर से काम नहीं चलेगा। एफएस किस बेसिस पे प्रिपेयर्ड होंगे? ऑल्टरनेटिव बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होंगे। चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्टरनेटिव बेसिस पे प्रिपेयर्ड होने जा रहे हैं, इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट होने जा रहे हैं। ये जो पीपी आपको 1,000 रुपए का दिख रहा है, अब ये 0 रुपए पे आ जाएगा। ये समझने की कोशिश करिएगा। ये पीपी आपकी बुक्स में अगर 1,000 रुपए का आ रहा है, तो अब ये कितने रुपए पे आ जाएगा? क्योंकि इसका वैल्यू इन यूज तो कुछ है ही नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल इसकी कुछ है नहीं, तो ये कितने पे आने जा रहा है? ये 0 पे आने जा रहा है। प्लस ये नॉन करंट एसेट क्लासीफाई नहीं हो रहा होगा, अभी क्या क्लासीफाई हो रहा होगा? लेट से ये करंट एसेट क्लासीफाई हो रहा होगा। इसका मतलब है आपके एफएस अब एडजस्ट होने जा रहे हैं। बट अगर मैं इस इवेंट को देखूं, तो इस इवेंट की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। गोइंग कंसर्न के लिए IS-1 कहता है दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ IS-8। क्या मतलब इसका? कि IS-8 का जो प्रिंसिपल है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये लिक्विडेट वाले केस में अप्लाई नहीं होगा। कि अगर कंपनी ईयर एंड के बाद ये अनाउंस करते कि मैं कंपनी बंद करने जा रही हूँ, इट मींस ये एडजस्टिंग इवेंट ही तस्वुर किया जाएगा और आपके एफएस अमेंड होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? इस केस में रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन ये होगी कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनेंगे? ऑल्टरनेटिव बेसिस पे। और एफएस में क्या जाएगा? एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर जाएगा। ये हमने पढ़ा था। या तो मैनेजमेंट ऐसा करेगी या मैनेजमेंट ऐसा नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट ऐसा कर देती है तो इसका मतलब है IS-1 की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, IS-1 से कंप्लाई कर रही है। एज एन ऑडिटर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे। एज एन ऑडिटर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे। लेकिन मैं बैंकर्स को कैसे बताऊं, मैं दुनिया को कैसे बताऊं कि भाई ये कंपनी क्या होने जा रही है? बंद होने जा रही है। तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी आपकी, अगर तो ये कंपनी आपकी लिस्टेड है और आपको ऑल्टरनेटिव बेसिस को वेरीफाई करने में मुश्किलात पेश आई है, तो इस मैटर को आपकी ऑडिट मैटर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ये लिस्टेड नहीं है, तो ये एक ऐसा डिस्क्लोजर है जो कि फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस। एफएस बने कैसे? पिछले पीपी नॉन करंट एसेट आ रहा था, इस बार करंट एसेट आ रहा है।
पिछली बार जो चीजें नॉन करंट एसेट में आ रही थी, जो बैंक लोन था, नॉन करंट लायबिलिटी में आ रही थी, अब करंट लायबिलिटी में आ रही है। तो इसके लिए आप एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ दे सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ तक? बेहतरीन हो गया यार। सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब मैं एक सवाल का आंसर कर रहा हूं तो उस वक्त आप अपना सवाल थोड़ा सा होल्ड कर लें प्यारे बच्चों। और एक चीज लाजमी सुनिएगा, ये जितने पार्टिसिपेंट्स भी हैं माशाल्लाह, अगर कोई एक सवाल भी पूछ रहा है, या आज की क्लास में हमारे पास 100 क्वेरीज हम एड्रेस करते हैं, तो भले आपकी 2 क्वेरीज होंगी, 98 क्वेरीज एडिशनल आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इस चीज को भी हमने लाजमी देखना, और रिवाइज भी हो जाएंगी। अजान बिल्कुल आ सकता है, अजान बिल्कुल आ सकता है। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो क्या ईओएमपी आ सकता है? अजलान ये सब, अजान ये सवाल है आपका। अगर तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं तो क्या ईओएमपी आ सकता है? ये सवाल है। अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो मेरा आंसर होगा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। डिपेंड करता है कि आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया किस चीज के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड आग लग जाती है, ये एक इवेंट है। सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड आग लग जाती है। अगर सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड आग लग जाती है तो ये मेरा कौन सा इवेंट है? ये नॉन इंटरेस्टिंग इवेंट है। आईएस आईएस 10 क्या कहता है कि जिसको क्या होना चाहिए? इसका एक डिस्क्लोजर जाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज कर देती है, यस, तो इसका मतलब है कि यार आप देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन अब साथ में क्या आ जाएगा? एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ। ये बात समझ आती है? अगर मैनेजमेंट इसका डिस्क्लोजर नहीं देती तो अब आपकी ओपिनियन क्या हो जाएगी? अब आपकी ओपिनियन मॉडिफाइड हो जाएगी, लेकिन अब इस चीज के ऊपर एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ नहीं आएगा। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी और मैटर के ऊपर आप एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ दे सकते हैं, लेकिन इस मैटर के ऊपर एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ नहीं आएगा। अच्छा, अब समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर देती है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ऐसा भी हो सकता है। अब जो मैं रेड से लिखने जा रहा हूं आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर देती है, यस, तो आप अनमॉडिफाइड इस मैटर से रिलेटेड देंगे और ईएमपी देंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी तो इसका मतलब अब आपकी ओपिनियन क्या होने जा रही है? मॉडिफाइड। लेकिन सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड क्या लगी थी? आग लगी थी। इस मैटर के ऊपर आप अभी भी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे सकते हो। इट मींस मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ भी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है। समझने की कोशिश करिएगा। अगर जिस मैटर के ऊपर आपने एम्फेसिस देना है, अगर उसी को मॉडिफाई किया हुआ है, तो अब भाई एम्फेसिस नहीं आएगा, बिकॉज 706 इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ योर मॉडिफाइड ओपिनियन। एक चीज अगर आपके 705 से कम्युनिकेट नहीं हो सकती तो जाके आप 706 से कम्युनिकेट करते हैं। कोई चीज अगर आपके 701, 705, 706, 701, 705, 570 से कम्युनिकेट नहीं हो सकती तो आप 706 से कम्युनिकेट करते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला। सुभाष आप लिखेंगे द ऑडिटर शैल इंक्लूड इंफॉर्मेशन मैटर पैराग्राफ इन इट्स ऑडिटर रिपोर्ट। क्यों लिखेंगे? बिकॉज द डिस्क्लोजर इज फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस। यार अदर मैटर पैराग्राफ, ऐसा नहीं, अदर मैटर पैराग्राफ तब देते हैं जब एक ऐसा मैटर जो ऑडिटर से पर्टेन करता है, या ऑडिटर की जिम्मेदारी से पर्टेन करता है, या ऑडिटर की रिपोर्ट से पर्टेन करता है। इसकी दो एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली एग्जांपल कि जी पिछले साल का ऑडिट ही नहीं हुआ अनऑडिटेड है, या पिछले साल का ऑडिट तो हुआ है लेकिन वो ऑडिट किसी और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया हुआ है। आमिष डिपेंड करता है, ये जो आग वाली बात आपने करी, और अगर कंपनी लिस्टेड है, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो क्या कैम आएगा? आमिष डिपेंड करता है कि क्या आप सब्सिक्वेंट एंड आग लगी है तो सिर्फ डिस्क्लोजर जाना है। क्या ये डिस्क्लोजर आपका मैटर कम्युनिकेटेड टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है? द आंसर इज यस। आप डेफिनेटली बोर्ड को बताएंगे। क्या ये आपका, अच्छा हारिस का एक सवाल है सर, एज्यूम, यार सवाल तो पढ़ने दें।
सर एज्यूम के मैनेजमेंट ने 100 की इन्वेंट्री बुक्स में रिकॉर्ड की है और वो इंश्योर्ड है, लेकिन इन्वेंट्री काउंट से पहले ही इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाए, तो इससे कंफर्म कैसे करेंगे कि जो इन्वेंट्री वाकई में ऑब्सोलीट हुआ है या आग लग गई वो 100 की है, मे बी वो 50 की हो, तो इसके लिए क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे? काउंट से पहले ऑब्सोलीट कैसे हो गई या आग लग गई? चले इसको यूं समझते हैं। आपके पास आपका ईयर एंड 30 जून 2022 है, ठीक है जी। अगर आपके पास 30 जून 2022 है, तो आपके पास लेट से आप इस डेट को इन्वेंट्री काउंट करेंगे। 25 जून 2022 को आग लग जाती है वेयर हाउस में, और जब वेयर हाउस में आग लग जाती है तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री जल जाती है। जब इन्वेंट्री जल चुकी है लेट से, तो 24 जून को समझने की कोशिश करिएगा। 24 जून को कंपनी के पास इन्वेंट्री आ रही थी लेट से 1000 क्वांटिटी, और जब 25 जून को आग लगी तो 300 क्वांटिटी आपकी क्या हो गई? आपकी डिस्ट्रॉयड हो गई। और मैं एज्यूम करता हूं 25 से 30 जून के दरमियान कोई परचेज सेल नहीं हुई भी। सही है, तो आपके पास ईयर एंड पे कितनी इन्वेंट्री आ रही होगी? आपके पास ईयर एंड पे 700। मेरे प्यारे बच्चों, आपने 700 को ही काउंट करेंगे ना, बिकॉज इन्वेंट्री जो एग्जिस्ट करती है वो 700 करती है। ये जो 300 इन्वेंट्री जल चुकी है, ये टेक्निकली स्पीकिंग अगर ऑब्सोलीट हो चुकी है और खराब हो चुकी है तो ऑलरेडी जीरो पे आ रही होगी। ये तो आपकी ऑलरेडी जीरो पे आ रही होगी। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जल के राख हो गई, उसको क्यों काउंट करना है भाई? अच्छा, अगर आधी पौनी जली है, आधी पौनी जली है, एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है अब टोटल इन्वेंट्री कितने की आ रही होगी भाई? आपके पास अब 1000 की आ रही होगी। लेकिन मैनेजमेंट क्या कह रही होगी? ये 300 वो है जो कि क्या हो चुकी है? ऑब्सोलीट। और ये 700 वो है जो बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सही है, तो जब आप इन्वेंट्री काउंट करेंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि 700 में से भी कोई जली हुई इन्वेंट्री तो नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर इसके रिकॉर्ड्स भी जल गए और अमाउंट वेरीफाई ना हो तो कौन से प्रोसीजर करेंगे मेरा प्यारा बच्चा? फिर तो स्कोप लिमिटेशन है ना। अगर अकाउंट रिकॉर्ड भी जल गए तो फिर तो स्कोप लिमिटेशन है। या कि किसी क्वेरीज रह गई हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। अच्छा हुजैफा, एक सवाल है, हुजैफा का एक सवाल है सर, लिस्टेड में कैम के साथ ईओएमपी कब देंगे? क्या लिस्टेड में कैम के साथ ईओएमपी आ सकता है? मेरा पहला सवाल आपसे, क्या लिस्टेड में कैम के साथ ईओएमपी आ सकता है भाई? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीपी की इंपेयरमेंट आपके कैम में आएगी, और सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, फॉर एग्जाम्पल आपके वेयर हाउस में आग लग गई है, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, तो ये आपके पास कैम भी आएगा, आपके पास इंफोसिस और मेटा पैराग्राफ भी आएगा, बिल्कुल आ सकता है भाई। दानियाल फरीद, अगर आप एक चीज याद रखें, मैंने आपको एक चीज बताई थी। जब हम आइजा 580 के हिसाब से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे और आइजा 505 के हिसाब से एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ रहे थे, तो हम दोनों ने एक चीज को हमने कंक्लूड किया था कि अगर कोई लीगल केस चल रहा है और आपका ईयर एंड 30 जून है, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंफर्मेशन जुलाई में रिसीव हो चुकी है और आप अक्टूबर में रिपोर्ट साइन करने जा रहे हैं, तो इस दौरान कहीं आपका स्टेटस चेंज तो नहीं हो गया? फॉर एग्जांपल जुलाई में आपसे लॉयर ये कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता कंपनी केस जीतेगी या हारेगी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी अक्टूबर में फाइनलाइज हो जाए कि पता नहीं शायद कंपनी केस जीतेगी या हारेगी, तो आपने अपनी इंक्वायरी को एक्सटेंड करना होता है इस डेट तक। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो आप इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर रहे होते हो, वो अक्टूबर की डेट तक इंक्वायरी कर रहे होते हो। दानियाल साहब क्लियर है आप?
अच्छा, शाहरुख का एक सवाल है, ये जबरदस्त सवाल है, सुन लें। अगर मैनेजमेंट आपसे ये कहती है कि मेरे इन्वेंट्री पे कंट्रोल्स बड़े जबरदस्त हैं, मेरे इन्वेंट्री पे कंट्रोल्स बड़े जबरदस्त हैं, और मैं ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंट नहीं करूंगी, मैं इन्वेंट्री काउंट नहीं करूंगी, सही है। और मैं जो आपको इन्वेंट्री का रजिस्टर दूंगी, उस इन्वेंट्री के रजिस्टर में लेट से कितनी क्वांटिटी आ रही है, 1000 क्वांटिटी आ रही है। तो ये 1000 क्वांटिटी वाकई में एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर मैनेजमेंट काउंट करने से मना कर दे कि मैं काउंट नहीं करूंगी बिकॉज मुझे लग रहा है ये 1000 क्वांटिटी वाकई में एग्जिस्ट करती है, प्यारे बच्चों ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैनेजमेंट जो आपसे दावे कर रही है कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, इन कंट्रोल्स को आप क्या कर लेंगे? टेस्ट कर लेंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या वाकई में कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं। अगर कंट्रोल्स अच्छे हो जाते हैं, अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो फिर आप मैनेजमेंट को कहेंगे कि ठीक है आप काउंट ना करें, मैं जाके एक बार देखना चाहूंगा कि ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। तो आप जाके इन्वेंट्री काउंट लाजमी कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट आपको इन्वेंट्री काउंट करने से मना कर दे, तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन है प्यारे बच्चों, और इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन को क्वालिफाई या डिस्क्लेमर दे देंगे। ये वही बात हो गई कि मैनेजमेंट आपसे बोले कि जी मेरे पास बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है 100 रुपए का, ये बिल्कुल ठीक है और मेरे कंट्रोल इतने स्ट्रांग है, लेकिन मैं आपको बैंक के मुंह लगने नहीं दूंगी, बैंक को कंफर्मेशन भेजने नहीं दूंगी, बिकॉज मैं जो आपसे कह रही हूँ कि मेरे कंट्रोल इतने अच्छे हैं, जिस तरह आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसी तरीके से इन्वेंट्री काउंट वाली बात की भी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? यार ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है भाई, परपिचुअल, और दूसरा कौन सा है? पीरियोडिक। आपने एक मेथड पढ़ा होगा, फीफो मेथड। आपने एक वेटेड पढ़ा होगा, वेट एवरेज मेथड। जैसे ही आपके पास एक ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, जैसे ही आपकी उस दिन कोई परचेज या सेल हो रही होती है, तो वो परचेज और सेल आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इट मींस आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं पूछूं कि भाई वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, तो परपेचुअल से मुझे पता चल सकता है कि मेरे पास आज की तारीख में वेयर हाउस में इतनी इन्वेंट्री पड़ी है। ये परपेचुअल मेथड कहलाता है। पीरियोडिक में मैं सेल परचेज को इन्वेंट्री रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, बल्कि क्या हो रहा होता है कि मैं साल के एंड में डायरेक्ट काउंट करता हूं। मैं कहता हूं ओपनिंग इतना पड़ा था, पूरे साल में इतनी परचेजेस करी, और क्लोजिंग स्टॉक इतना पड़ा हुआ था, इट मींस इतने रुपए की इन्वेंट्री या इतनी इन्वेंट्री सेल हो चुकी होगी। मैं पीरियोडिकली इन्वेंट्री को असेस कर रहा होता हूँ। आमिश बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तभी देखें, जब भी मिस स्टेटमेंट आती है, जब भी मिस स्टेटमेंट आती है, एक प्रोसीजर हमेशा कांस्टेंट होता है, नेचर एंड कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आइजा 550 रिलेटेड पार्टी में अगर एक आरपी मैनेजमेंट आपसे डिस्क्लोज नहीं करती, अगर एक आरपी आइडेंटिफाई हुई, आपने आइडेंटिफाई करी, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी, और मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज नहीं करी या कम्युनिकेट नहीं करी, तो अगर आप देखें तो एक आखिरी प्रोसीजर आता है कि अगर ये मिस स्टेटमेंट क्या है भाई, इंटेंशनल है, तो कहीं ये जल्दी छेती छेती कहीं ये आइजा 240 के हिसाब से फ्रॉड की इंप्लीकेशन तो नहीं है। इसी तरीके से अगर आइजा 505 की मैं बात करूं, और आइजा 505 में अगर एक्सेप्शंस आ जाती हैं, आपकी कंफर्मेशन और कस्टमर का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता, तो आप यहाँ पे भी जाके प्रोसीजर को देख ले। स्टार्ट कहते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इसमें क्या हुआ है, शायद इसमें फ्रॉड हुआ है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? तो जब भी कोई मिस स्टेटमेंट होगी, जब भी कोई मिस स्टेटमेंट होगी, फ्रॉड तो इसके अंदर आपने असेस डेफिनेटली करना है। हाउ टू असेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, अब्दुल्ला कुछ इंडिकेशंस हैं। आइजा 240 का ऑब्जेक्टिव 3 कुछ इंडिकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की, कि अगर ये लास्ट मिनट एडजस्टमेंट है, या अनऑथराइज्ड है, या अनसपोर्टेड है, या मैनेजमेंट इसको रिकंसाइल नहीं कर पा रही, तो दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। कपिल देखे, मेरी बात सुने, आपका सवाल इनकम्प्लीट है मेरे भाई। कपिल साहब देखें, अगर आप कह रहे हैं इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्जर्व या परफॉर्म इन्वेंटरी काउंट, देन हाउ ऑडिटर विल गेट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखें, अगर मैं 30 जून को इन्वेंटरी काउंट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है मैं आगे वाली डेट को कर लूं, मैं 20 जुलाई को कर लूं, और 20 जुलाई के काउंट करके मैं यहाँ पे रोल बैक कर लूं, एक तो ये हो जाएगा।
मैं 20 जुलाई को भी इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकता। तो नॉर्मली, नॉर्मली का वर्ड यूज कर रहा हूं, बाकी कॉन्सेप्ट सीए फाइनल में पढ़ेंगे। नॉर्मली इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। तो अपना सवाल आप क्लियर करें कि अगर मैं इन्वेंट्री काउंट ही नहीं कर सकता तो इट मींस नॉर्मली स्कोप लिमिटेशन है। हाँ, ईयर एंड पे काउंट नहीं कर सकता, ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है, आप किसी और डेट पे काउंट कर लें और रोल बैक कर लें। यार थोड़ा भाई, थोड़ा सा आप ये देख लो यार प्यारे बच्चों, मतलब कभी रिलेटेड पार्टी पे जा रहे हो, फिर 705 पे जा रहे हो, फिर इन्वेंट्री पे जा रहे हो, एक सीक्वेंस में चल लो ना यार। अब्दुल्ला, बिल्कुल कोविड वाले केस होंगे जो हमने पढ़े थे। हमने इवन 30 जून का अगर आपका ईयर एंड है और अगर आप 20 जून को भी इन्वेंट्री काउंट करते हो, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, और अगर आप 20 जुलाई को इन्वेंट्री काउंट करते हो, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। क्लास ली हुई थी आपने बेटा को? यार दे दो ना मुझे चाय वगैरह यार ये। हाँ, तो क्या हो गया यार? खाना पीना छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। सवाल है, आपने कहा था कि आप अगर कर सकते तो आप सब बड़े क्लाइंट के वीडियो को करा लो, उसके प्रोसीजर नहीं। आमिश का सवाल है, अगर गोइंग कंसर्न का सवाल है, अगर अगर सॉरी अगर रिस्क का सवाल है और उसमें बहुत सारे गोइंग कंसर्न के मसले बताए गए, तो इस सारे मसलों के ऊपर अलग अलग रिस्क ना करिएगा। गोइंग कंसर्न का हमेशा एक ही रिस्क होगा मेरे प्यारे बच्चे। ये जितनी भी बातें बताई गई होंगी, ये सारे के सारे आपके लिए क्या होंगे? ये इवेंट्स और कंडीशन होगा, उन सबको एक साथ लिख के आप बता देगा या तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं दिया होगा। क्लियर है हम सारे यहां तक भाई? जी जी पूछे। अब्दुल्ला, मैं आपके सवाल का आंसर कर दूं पहले। अब्दुल्ला साहब, मैं आपके सवाल का आंसर कर दूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल 30 जून आपका ईयर एंड है और आप लेट से 30 जुलाई को इन्वेंट्री काउंट करते हो, तो इसका मतलब यह है कि 30 जून से अब आपको यहां से यहां पे आना है। तो इसका मतलब 30 जून से 30 जुलाई के दौरान अगर कोई इन्वेंट्री सेल हुई है तो इट मीन वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली मौजूद होगी, तभी सेल हुई है। इसी तरीके से 30 जून से 30 जुलाई के दरमियान जो परचेजेस हुई हैं तो वो यहाँ पे मौजूद होंगी, लेकिन अगर परचेज ही ईयर एंड के बाद हुई तो 30 जून में टेक्निकली मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी परचेजेस होंगी उसको आप क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। जो सेल्स होंगी उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे किस नंबर से? जो 30 जुलाई को आपने इन्वेंट्री काउंट किया होगा। और फिर आप देखेंगे 30 जून को जो इन्वेंट्री आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फातिमा का सवाल है, सर अगर जीआईटीसी आर इनफेक्टिव के ऑडिटर ऑडिटर एप्लीकेशन टेस्ट करेगा, एप्लीकेशन कंट्रोल को टेस्ट करेगा या नहीं? अगर आपके जीआईटीसी इनफेक्टिव हो जाए प्यारे बच्चों, आप एप्लीकेशन कंट्रोल को मुंह भी नहीं लगाओगे। टेस्ट करना तो दूर की बात है, आप ये असेस ही नहीं करोगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स आप टेस्ट नहीं करोगे। ये टेस्ट करने का फायदा ही नहीं है। बात सिंपल सी है, समझने की कोशिश करें। एप्लीकेशन कंट्रोल होगा क्या? एप्लीकेशन कंट्रोल ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो सिस्टम है आपके पास जो सिस्टम है वो क्या करता है? वो एग्जिस्टेंस चेक लगाता है। क्या मतलब एग्जिस्टेंस चेक का? वो जाके डेटाबेस में चेक करता है कि क्या ये कस्टमर एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ये जो कस्टमर का डेटाबेस है, ये डेटाबेस वर्ड आपने सुना होगा। डेटाबेस का वर्ड हम कहाँ यूज करते थे प्यारे बच्चों? जीआईटीसी में। अगर इसके ऊपर ही कंट्रोल इनफेक्टिव है तो इस एग्जिस्टेंस चेक का क्या फायदा, समझने की कोशिश करें। अगर डेटाबेस के ऊपर कंट्रोल इनफेक्टिव मतलब कोई भी बंदा, अगर हलाल कस्टमर तीन है, तीन कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं, मैं इन तीन को ही सेल कर सकता हूँ, यही तीन मेरे अप्रूव कस्टमर है। और अगर कोई भी आके डी ई एफ को ऐड कर दे तो क्या एप्लीकेशन कंट्रोल एग्जिस्टेंस चेक डी ई एफ के अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर नहीं बनाएगा?
लाजमी बनाएगा। तो अगर डेटाबेस के ऊपर ही कंट्रोल इनफेक्टिव हो जाए तो एप्लीकेशन कंट्रोल का आप टेस्ट नहीं करेंगे। सुभाष, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल है और सिर्फ 3 से 4 मार्क्स का सवाल है, इसका मतलब है वो सब्सिक्वेंट इवेंट पे अगर कोई अमेंडमेंट होने जा रही है तो वो उस अमेंडमेंट के ऊपर आपसे ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ रहा है। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं आपको इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पेपर में सवाल आता है, पेपर में सवाल आता है, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड वेयर हाउस में आग लग जाती है, ठीक है, और सवाल की रिक्वायरमेंट है बताएं आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और मार्क्स कितने आ जाते हैं? 3 से 4 मार्क्स आ जाते हैं। इसका मतलब 3 से 4 मार्क्स हैं, और सब्सिक्वेंट ईयर एंड कब? ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद, लेकिन एफएस इश्यू होने से पहले यहाँ कहीं पे इवेंट हुआ है। तो इसका मतलब डिस्कस, डिटरमाइन वेदर एफएस और सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 मार्क्स को किस चीज के मांग रहा है कि ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है ये बता देंगे ये एडजस्टिंग इवेंट है क्या नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो एफएस में क्या जाएगा? डिस्क्लोजर। आप प्रोसीजर बता दें कि इस डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी को आप कैसे चेक करेंगे। नहीं साउथ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मेंबर तो अपॉइंट कर ही नहीं पा रहे थे ना ऑडिट, तभी तो एससीसी पे इन्वॉल्व होता है। ना एजीएम में अपॉइंट हो पा रहा है, ना डायरेक्टर अपॉइंट कर पा रहे हैं। हमें ये सारी चीज हम क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, हाउ टू लुक द परवेसिवनेस ऑफ द मैटर इन द क्वेश्चन। देखें, एक चीज समझने की कोशिश करें। परवेसिवनेस है क्या? एक ऐसी चीज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स। पहले तो ये चीज याद रखें कि वो एक ऐसी होगी जो कि स्पेसिफिक एलिमेंट तक कन्फाइंड, वो डिफरेंट चीजों को हिट कर रही होगी। अगर स्पेसिफिक एलिमेंट तक कन्फाइंड है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या? कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। तो दैट मिस स्टेटमेंट इन द स्पेसिफिक एलिमेंट में जो मिस स्टेटमेंट है ये एक सब्सटेंशियल पोर्शन है। किस चीज का? ये एक सब्सटेंशियल पोर्शन है प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो परवेसिवनेस के लिए आपने हमेशा ये देखना है कि जो भी मिस स्टेटमेंट है, वो जो भी मिस स्टेटमेंट है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितना परसेंटेज, ये आप देख लें। वो आपके टोटल एसेट्स या नेट एसेट्स का कितना परसेंटेज है, उसको आप थोड़ा सा देख लें। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपए, तो आपकी मटीरियलिटी कितनी बनती है? 5 रुपए बनती है। लेकिन अगर कोई मिस स्टेटमेंट आपके पास 7 रुपए की आई है तो साफ सी बात है यार, ये मटेरियल तो है लेकिन ये परवेसिव नहीं, बिकॉज 7 रुपए इज नॉट द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द एफएस। लेकिन अगर यही मिस स्टेटमेंट 70 रुपए की हो तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ जी ये मिस स्टेटमेंट मेरे लिए परवेसिव है। एक सेकंड ना। क्लियर है बच्चों हम सारे यहाँ तक? प्लानिंग फेज में पेरोल के ऊपर आप क्या एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि पेरोल एक्सपेंस लास्ट ईयर के मुकाबले में बढ़ा है या फिर कम हुआ है। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट ने बजट बनाया था उसके हिसाब से बढ़ा है कि कम हुआ। तीसरी चीज बड़ी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपने कॉस्टिंग अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, और फॉर एग्जांपल अगर ये पेरोल आपकी लेट से वेरिएबल कॉस्ट है और अगर इस साल आपकी प्रोडक्शन बढ़ी है तो इसका मतलब है कि आपका पेरोल भी
बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर पेरोल आपका नहीं बढ़ा, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, ये आप कर सकते हैं। सही है सर, मैंने अभी आपको परवेज दिन से का थोड़ा सा बताया ना, आइडिया दिया ना कि आपने मटेरियलिटी को देखना होगा, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट को देखना होगा, और जो कंपेयर करना होगा, आपने सवाल में अगर पीबीटी दिया तो पीबीटी से कंपेयर कर लें, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, नेट एसेट्स दिया हुआ है, उससे कंपेयर कर लें। नहीं कपिल, देखें जो 500 रुपए के सवाल की आप बात कर रहे हैं, अगेन जो आप सवाल लिख रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली दे रहे हैं आग लग गई प्लांट एंड मशीनरी में, तो ये आइजा 560 भी है और ये आइजा 570 भी है, ठीक है ना जी। आइजा 560 के हिसाब से आपने सिर्फ इतना लिखना होगा, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और एफएस में इसका एक डिस्क्लोजर जाएगा, और फिर बाकी जो आपका आंसर होगा वो आइजा 570 से होगा कि ये एक इवेंट और कंडीशन भी है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकता है। मेरी सजेशन है मटेरियल के ऊपर तो आप कंक्लूड कर लें कि अमाउंट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, लेकिन आगे सिर्फ एक लाइन लिख दें कि अगर ऑडिटर को लगता है कि मिस स्टेटमेंट परवेजिव भी है, इफ का वर्ड करके आप एक लाइन लिख दें। क्या यहाँ तक बात समझ जी मेरे भाई? बिल्कुल हो सकता है, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ना दो, आरपी के साथ एक आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है, उसका डिस्क्लोजर ना आता है। सिल्क बैंक वाली एग्जांपल हमने क्लास में पढ़ी थी, अगर सिल्क पे वो इतना एक मटेरियल डिस्क्लोजर है, फंडामेंटल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग, इम्पेयरमेंट एक एग्जिस्ट करती है, गायब हो गया अचानक से, मैनेजमेंट कहती है मैं इसका डिस्क्लोजर नहीं दे रही, इसका मतलब फंडामेंटल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग। सब्सिक्वेंट देयर प्लांट में, सब्सिक्वेंट देयर इन्वेंट्री वेयर हाउस में आग लग गई और सारी इन्वेंट्री जल चुकी है आपको, तो इसका मतलब है कि यार ये तो शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा, और मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर नहीं दे रही, परवेसिव है, बिल्कुल परवेसिव है। बिल्कुल अब्दुल्ला, मेरी सजेशन है ना करें अनलेस क्रिस्टल क्लियर हो। नहीं आमिश, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम शॉर्ट लिस्टिंग मैनेजमेंट के बताए हुए क्राइटेरिया के हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट आपसे कहती है मैंने आपको 1000 सीवी दी है, इस 1000 सीवी में से ये देख लो जो बिग फोर वाला है उसको शॉर्ट लिस्ट कर दो, तो अगर उसने क्राइटेरिया बताया हुआ है तो उसके बेसिस पे आप बिग फोर वाले को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आमिश। अब्दुल्ला, आपके सवाल का जवाब दे दिया है मैंने, ये पूरा सवाल आपको ही मैंने एक्सप्लेन करा है। परवेजिव कपिल, परवेजिव। देखें अगर आपने टेक्निकल डिस्कशन करनी है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स सवाल में दिया हुआ है 100 रुपए, मटीरियलिटी आपकी बनती है 5 रुपए, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट आपके पास आई 60 रुपए की। सर एक क्या ये परवेजिव है? मेरा आंसर होगा परवेजिव है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखेगा, मैं हमेशा इफ वाली बात क्यों कहता हूं, अगर इसी सवाल में आपको टोटल एसिड्स दिए हुए हैं 1 लाख के, तो मुझे बताएं कि ये 60 रुपए की मिस स्टेटमेंट मटीरियल लाजमी है, लेकिन ये लेकिन ये परवेजिव नहीं है, अब ये परवेजिव नहीं है। और परवेजिव की डेफिनेशन वर्ड देखें तो वो पीबीटी या टोटल एसेट का वर्ड यूज नहीं करता, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज करता है, तो एक जजमेंटल चीज है। जब एक चीज जजमेंटल होती है तो उसको कभी भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? बच्चों कुछ फायदा होगा सेशन का आज? हम एक काम कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, और हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं बच्चों, ये थोड़ा सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है। अब से जो हम क्यूएनए सेशन रखेंगे, अब से जो हम क्यूएनए सेशन रखेंगे, तो हम पहले से ही एरियाज डिसाइड कर लेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम कह देंगे कि यार जो हमारा नेक्स्ट क्यूएनए सेशन होगा, प्लानिंग के जितने भी स्टैंडर्ड हैं, आइजा 300, 315, 320, लेट से ISQC 1, 240,
हमारे पास जो या जो ग्रिड वाइज हम कर लेंगे, कि हम इसको ग्रिड वाइज कर लेंगे कि लेट से यार हम इस तरीके से आ जाते हैं और आज हमारा क्यूएनए सेशन होगा प्लानिंग के ऊपर, जिसके 15 से 20 मार्क्स 25 मार्क्स वेटेज है। तो हम सुकून से, और जब यहाँ पर भी आएंगे तो सबसे पहले हम पूछेंगे भाई 315 में किसी कोई सवाल है वो बता दे, फिर 320 में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। हम यूं करके चल लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। मेरे लिए मसला नहीं है, आप मुझे किसी भी आयजा से कहीं भी ले जाए, मैं आपको आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बच्चा आपके लिए एब्जॉर्व करना मुश्किल ना हो जाए, तो हम नेक्स्ट क्लासेस को इस तरीके से कर लेते हैं। बिल्कुल होंगे अब्दुल्ला, पेपर से होंगे मेरा प्यारा बच्चा, बेफिक्र रहे। मैं इसको अपलोड कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डन हो गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तैयारी करते रहें, क्वेरीज नोट जॉट डाउन करते रहें, कई भी मसले आ रहे हैं क्वेरी जॉट डाउन करते हैं हम इंशाल्लाह। जो क्यूएनए सेशन रखते रहेंगे, पेपर तक चलते रहेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें इंशाल्लाह आपको हेल्प मिल जाएगी। डन हो गया प्यारे बच्चों। अब्दुल्ला वो भी बना दूंगा मेरे प्यारे भाई, कोई मसला नहीं है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया। और माजरत, आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ गया, थोड़ा सा जूम का मसला हो गया था। जजाकल्ला मेरे प्यारे बच्चों।